हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और बच्चों, आज पढ़ने जा रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ मैग्नेटिज्म एंड मैटर्स, चुंबकत्व एवं द्रव्य का। ठीक है, और ये एक महत्वपूर्ण क्लास है बेसिक का। ठीक है, पहला मैं पढ़ा ही चुका हूँ। आज हम पढ़ेंगे अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है उसको जानेंगे। उसके साथ साथ बच्चों हम ढेर सारी चीज़ें पढ़ने वाले, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे, कूलाम का नियम पढ़ेंगे। तो प्लीज़ यार, प्लीज़ कोऑपरेट करो और पूरा क्लास देखना। थोड़ा बड़ा रहेगा लेकिन पूरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट को यदि नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्या होता है चुंबकों के लिए कूलाम का नियम। कूलाम का नियम तो ये कुछ ऐसा बच्चों, यदि दो ध्रुव, चुंबकों की दो ध्रुव, ठीक है, एक दूसरे से सपोज करते हैं एक दूसरे से d या r दूरी पर स्थित है। अब दूरी को आप d लो, r लो, l लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है यार। सपोज हम ले लेते हैं d ही ले लेते हैं। ठीक है, d दूरी पर स्थित है और माना कि इनका ध्रुव प्राबल्य आप चाहो तो qm से शो कर सकते हो, qm1, या सीधा m1 m2 से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। इसमें आप डाउट मत किया करो, समझ में आ रहा है? तो qm1 और qm2 है, या m1 और m2 है, ऐसा भी लिख सकते हो। तो क्या होता है बच्चों, कूलाम का नियम चुंबकत्व के लिए, कूलाम का जो नियम होता है वो ये होता है कि दो ध्रुवों के मध्य लगने वाला जो बल होता है, दो ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल, वह उन ध्रुव प्राबल्यों के qm1 qm2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। पूरा आप लोग लिखेंगे, फाइनली जो रिजल्टेंट आएगा वही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों f दैट इज इक्वल टू, इसको जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लग जाता है, दैट इज अ k, और k इज इक्वल टू हो जाता है k m1 qm2 डिवाइडेड बाई हमारा हो जाएगा d स्क्वायर। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। वायु या निर्वात के लिए, किसके लिए? वायु या निर्वात के लिए हमारा जो k का वैल्यू होता है, k दैट इज इक्वल टू होता है बच्चों म्यू नॉट बाई 4 पाई। क्या होता है? म्यू नॉट बाई 4 पाई, वेयर म्यू नॉट इज, क्या होता है? म्यू नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं? जहां म्यू नॉट क्या है बच्चों? म्यू नॉट को बोलते हैं हम लोग निर्वात, वायु या निर्वात की, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, सॉरी चुंबकशीलता। याद कीजिए, हम लोग एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या बोलते थे? विद्युतशीलता बोलते थे, और यहाँ क्या बोला जाता है? चुंबकीयशीलता बोला जाता है म्यू नॉट को। ठीक है, एक्चुअल में जो इसका वैल्यू होता है बच्चों वो कुछ ऐसा होता है, बाई 4 पाई आपको दिख रहा होगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻7, ये इसका वैल्यू है। ठीक है, तो इस प्रकार यदि आप इस चीज़ को वहाँ पे जब रखेंगे तो हमारा जो फर्स्ट आएगा इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो म्यू नॉट बाई 4 पाई, और ये हो जाएगा बच्चों हमारा qm1। आप qm1 m2 के जगह में सीधे सीधे m1 m2 भी रख सकते हैं। ठीक है, d स्क्वायर। ओके, सबको पता है आपका SI मात्रक जो होता है बल का न्यूटन होता है, और आपका CGS मात्रक जो होता है डाइन होता है। ठीक है, तो F दैट इज इक्वल टू आप ये भी लिख सकते हो 10⁻⁻7 qm1 qm2 डिवाइडेड बाई d स्क्वायर, यह भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार इन न्यूमेरिकल्स को याद रखिएगा। अब यदि सपोज करते हैं कि वो निर्वात या वायु ना होकर के कोई अन्य माध्यम हो, जिसकी जल हो सकता है, मरकरी हो सकता है, ठोस हो सकता है, या कोई भी अन्य माध्यम हो। ठीक है, तो वायु या निर्वात के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में, तो अन्य किसी माध्यम में जो हमारा k का वैल्यू होता है बच्चों वो हो जाता है म्यू बाई 4 पाई, म्यू बाई 4 पाई। जहाँ म्यू हमारा होता है, जहाँ म्यू किसी माध्यम की क्या होती है? चुंबकशीलता होती है, किसी माध्यम की चुंबकशीलता। क्या बोलते हैं? किसी माध्यम की
चुंबकशीलता कहते हैं। तो इस प्रकार जब हम इसको रखते हैं वहाँ पे तो हमारा वैल्यू जो आ जाएगा F इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई, और ये हो जाएगा हमारा QM1 QM2 डिवाइडेड बाई d स्क्वायर। समझ में आ गया अच्छे से? प्लीज़ इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे जनरली पूछा नहीं जाता है क्वेश्चन, लेकिन आगे के प्रोसेस के लिए, आगे के पढ़ाई के लिए बहुत कंपलसरी और बहुत ज़रूरी है। समझ में आ रहा है बच्चों? इस प्रकार अब एक काम करते हैं, इसी में लगे हाथ एक और डेरिवेशन निकाल लेते हैं। एकांक ध्रुव के लिए क्या होता है? एकांक ध्रुव के लिए हमारा जो डेरिवेशन है वो क्या होता है, देख लीजिए। एकांक ध्रुव या ध्रुव प्राबल्य, क्या? एकांक ध्रुव या ध्रुव प्राबल्य के लिए, तो ये कैसे निकालेंगे बच्चों? इधर देखिए, सपोज करो कि दो ध्रुव एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर है और जिसके कारण उस पर लगने वाला जो बल है वो 10 की घात ऋण 7 है, न्यूटन है, ठीक है। माना कि सपोज करते हैं कि माना कि दो ध्रुव एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, जिसके कारण उस पर 10 की घात ऋण 7 न्यूटन बल लगता है। अतः कहाँ से बच्चों? यहाँ से देख लीजिएगा। कहाँ से? यहाँ से देख लेंगे, है ना। समीकरण नंबर इसको दे दीजिएगा, 2 या 3 नंबर दे देना, आप दे सकते हो जो चाहे आप, ठीक है। अतः समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू 10⁻⁷ QM1 QM2 और डिवाइडेड बाई क्या है? d स्क्वायर है ना। तो बल कितना लग रहा है? बल लग रहा है हमारा 10 की घात ऋण 7 न्यूटन, ठीक है। और ये हो गया 10 की घात ऋण 7। वहाँ बच्चों दोनों ध्रुवों का वैल्यू एक समान है, मतलब QM1 और QM2 दोनों बराबर है। तो QM1 लिख दीजिएगा इसको, QM1 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर, क्योंकि मीटर कितना है, कितना दूरी है उनका, दोनों के बीच का दूरी क्या है? 1 मीटर है, इसलिए हम क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। तो ये हमारा जो सॉल्यूशन आएगा बच्चों, ये कट जाएंगे और ये आ जाएगा 1 दैट इज इक्वल टू QM स्क्वायर, हो गया। तो QM दैट इज इक्वल टू हो जाएगा +-1। +-1 क्यों होता है भाई? सबको पता है, स्क्वायर जब इधर जाएगा इक्वल टू के दूसरे साइड जाता है तो हमेशा अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो QM इज इक्वल टू √1, और √1 को हम लोग 1 का स्क्वायर 1 हम लिख सकते हैं कि नहीं? ये तो QM दैट इज इक्वल टू, जब अंडर रूट हटेगा तो प्लस माइनस क्या लग जाता है? 1 लग जाता है। समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं एकांक ध्रुव या एकांक ध्रुव प्राबल्य का व्यंजक, ठीक है। चलिए, किसी को नोट करना होगा कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? अब देखो भाई, अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो प्लीज़ जा करके प्लेलिस्ट में देखिए, पूरा मेरा जो है चैप्टर 1 से लेकर के पूरा क्लासेस चल रही है केमिस्ट्री और फिजिक्स की, बेहतरीन तरीके से आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, ये मेरा विश्वास है और उम्मीद भी है। तो प्लीज़ जा करके एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो क्या करेंगे, जब मैं एक चुंबक रखता हूँ, सपोज करो एक चुंबक है मेरा, ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब बच्चों एक चुंबक की जगह में मैं एक और चुंबक लेके आऊँगा पास में, तो आप सबको पता है यार, एकदम कॉमन सी चीज़ है। अगर मैं, तो इसका कोई एक क्षेत्र होगा, क्या होगा? एक क्षेत्र होगा। अब मुझे नहीं पता वो क्षेत्र कहाँ तक रहता है, ठीक है, वो अनंत तक जाता है। एक्चुअल में कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाता है, लेकिन उसका जो शक्ति है वो क्षीण होते जाता है। जैसे दूर जाते जाता है उसका शक्ति कम होने लगता है, इसलिए वो ज़्यादा दूर में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे हम उसको पास लाते जाते हैं, किसी दूसरे चुंबक को लाओगे तो या तो आकर्षित होगा या तो प्रतिकर्षित होगा, मतलब एक बल का अनुभव करेगा कि नहीं करेगा भाई? तो वही जो बल का अनुभव कर रहा है एक्चुअल में वही क्या है? इस चुंबक की तीव्रता है, इंटेंसिटी, शक्ति है, उसकी पावर है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इसकी परिभाषा कुछ ऐसा है कि एकांक उत्तरी ध्रुव को परीक्षण ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप सबको पता होगा, परीक्षण आवेश को हम हमेशा पॉजिटिव आवेश को ही लिया करते थे। कहाँ? वैद्युत में, याद रखिए। हमेशा जब भी परीक्षण आवेश की बात करते थे या कभी भी टेस्ट करते थे, किसी आवेश को लाते थे, है ना, वैद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं, या जितना भी हमने गाउस का नियम पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें पढ़े हमने, सब में परीक्षण आवेश हमेशा हमने क्या लिया था?
प्लस आवेश को। वैसे ही हमारा यहाँ परीक्षण जो ध्रुव लिया जाता है वो लिया जाता है नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव को। तो एकांक आप लोग लिखेंगे डेफिनेशन ना, एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है, मतलब ये मेरा एक नॉर्थ साउथ पोल एक चुंबक है और इसके क्षेत्र में मैं किसको ला रहा हूं बच्चों, किसको ला रहा हूं मैं, नॉर्थ पोल को ला रहा हूं, किसी दूसरे चुंबक के नॉर्थ पोल को ला रहा हूं। तो ये नॉर्थ पोल जितने बल का अनुभव करेगा, या तो आकर्षित होगा या तो प्रतिकर्षित होगा, इधर लागू तो प्रतिकर्षित होगा, इधर लागू तो आकर्षित होगा। तो जितने बलों का अनुभव करता है एक्चुअल में वही हमारा क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है? तो ये होता है भैया, और कुछ नहीं है। तो आप सबको पता है, अब भी हमने पढ़ रखा है क्या चीज़, कूलाम्स का नियम। तो कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग हमारा ये हो जाता है बच्चों μ0/4π, ठीक है, Qm1 Qm2, ठीक है, डिवाइडेड बाई d² और डिवाइडेड बाई हो गया हमारा Qm। तो डेफिनेटली इसमें से एक जो है क्या होगा, हमारा उत्तरी ध्रुव होगा और एक क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव होगा, ध्रुव प्राबल्य होगा। तो एक काम करते हैं, इसको मैं सपोज कर लेता हूँ Qm है, तो ये Qm से Qm क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब जब Q यहाँ पे कोई और Qm है ही नहीं, तो इसको मैं सीधे सीधे क्या लिख दूंगा, Qm ही लिख दूंगा। मतलब हमारा B का वैल्यू जो हो जाएगा μ0/4π, ठीक है, μ0/4π Qm डिवाइडेड बाई d²। इट इज अ आपका हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब इसका हमारा SI मात्रक और CGS मात्रक क्या होता है ये आता है बिल्कुल यार, 1 मार्क्स क्वेश्चन में ना बहुत बार पूछा गया है, आप रट लो इसको। यहां से चालू करते हैं, चलो। ध्रुव प्राबल्य का मैं आपको मात्रक बताया था कि नहीं बताया था, नहीं बताया होऊंगा तो आप लोग लिख सकते हो, क्या चीज, एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है बच्चों, एम्पियर मीटर होता है ध्रुव प्राबल्य का मात्रक, ठीक है। और इसका मात्रक तो सबको पता है न्यूटन होता है कि नहीं होता भाई, ओके। एक चीज तो सबसे पहले CGS जो हमारा यूनिट होता है वो होता है इसका, वो होता है बच्चों गाउस। क्या होता है, गाउस, ठीक। एक और इसी को हम लोग ऑस्टर्ड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑस्टर्ड, ठीक है। 2 यूनिट होता है इसमें CGS मात्रक में। हमारा जो है SI मात्रक जो अक्सर पूछा जाता है वो होता है पहला टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला। ये वैज्ञानिक जो हमारे टेस्ला वैज्ञानिक है उसी के नाम पर है टेस्ला। आप सबको भली भांति परिचित होंगे आप, ठीक है, बहुत बेहतरीन वैज्ञानिक जिसके वजह से आज हम लोग उजाले में जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है। तो टेस्ला, उस टेस्ला के नाम पर ये जो है इसका SI मात्रक रखा गया है। दूसरा होता है बच्चों वेबर मीटर स्क्वायर। क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसको जनरली पूछा जाता है, जनरली इसको पूछा जाता है टेस्ला से ज़्यादा ये, ठीक है। तो आप भाई SI मात्रक पूछेगा तो इसको लिखोगे तब भी सही, इसको लिखोगे तब भी सही है यार, है ऐसा तो नहीं है कि इसको लिख दोगे तो गलत कर देंगे, क्यों करेंगे, आपने तो आंसर सही दिया ना, ठीक। एक और मात्रक होता है इसका, और वो होता है बच्चों, इधर देख लीजिएगा, न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर हो जाएगा, एम्पियर मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 यूनिट हो जाएगा SI यूनिट। और मैं आपको बता दूं कि एक टेस्ला बराबर होता है हमारा 10⁴ गाउस, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये इनके यूनिट्स हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चलिए देखते हैं आगे। ओके स्टूडेंट, अब देखो भाई, एक क्वेश्चन कॉमन से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, क्या, कूलाम के नियम, ठीक है, विद्युत कूलाम का नियम और चुंबकीय कूलाम के नियम में अंतर या कंपैरिजन, ठीक है, कंपेयर करना, आपका तुलनात्मक अध्ययन पूछ दिया जाता है। तो एकदम कॉमन सा चीज़ है यार दोनों में, ठीक है। विद्युत में आवेश होते हैं जबकि चुंबकीय में ध्रुव प्राबल्य होता है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, उसके जो है नियतांक में डिफरेंट आ जाता है, ये सबको पता है। और ऐसा कर करके जो है आपका 4-5 आप डिफरेंट अंतर आप देख लीजिएगा, ठीक है, जा करके विद्युत वाले देख लीजिएगा और यहाँ देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसको ज़्यादा हम डीपली चर्चा नहीं करेंगे, ओके। और असाइनमेंट वाले क्वेश्चन में मैं सॉल्व करा चुका हूँ, आपको देख लेंगे। इसके बाद बच्चों आता है हमारा द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण मैं फर्स्ट पार्ट में जो है करा चुका हूँ, ठीक है। M = पहला तो होता है द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक ध्रुव प्राबल्य और उनके प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल के बराबर, ये हमने लिखा था। एक और हमारा जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है बच्चों वो होता है NaI, जहाँ ये किसी धारा लूप के लिए होता है, जहाँ N उस लूप में
कॉइल की संख्या जो है आपका फेरों की संख्या है, ठीक है, जिस तार से हम उसको लपेटे रहते हैं, ए उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, आई उसमें प्रवाहित धारा है, ठीक है। तो ये हमने पहले ही कर चुके हैं ये सब। अब बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है, कई बार पूछ दिया जाता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है। इधर देखिए सब लोग, पहले मैं एक डायग्राम प्लॉट करता हूं, उसके बाद हम उस पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है। ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा आपको, बहुत इजी है, बहुत सरल है ये, ठीक है। सपोज करते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल, ठीक है बच्चों। होता क्या है एक्चुअल में, ध्यान से सुनना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। यदि किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को हम किसी अन्य चुंबक के क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, तो वह उत्तरी ध्रुव जिस पथ पर गमन करेगा, जिस पथ पर गमन करेगा, वही पथ, वही रेखा हमारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। एकदम सिंपल। जैसे विद्युत क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं पढ़े थे ना, कि एकांक धनावेश को जब हम विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो वो धनावेश जिस पथ पर गमन करता है वही उस विद्युत क्षेत्र की रेखाएं कहलाती है। तो वो क्या होता था कि वो हमेशा धनावेश में, अगर धनावेश है तो धनावेश पे अगर हम परीक्षण आवेश धनावेश को रखेंगे तो डेफिनेटली वो प्रतिकर्षित होगा यार। तो ये हमेशा कहाँ होता था, बाहर की ओर होता था धनावेश में, और ऋण आवेश में आकर्षित होता है, इसलिए वो उधर कहाँ क्या होता था, ठीक है, ऋण आवेश में ये जो है अपोजिट डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जाता था। तो उसी प्रकार ये है कि किसी उत्तरी ध्रुव को, परीक्षण ध्रुव को यदि किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो वह जिस पथ पर गमन करेगा परीक्षण ध्रुव, वही उसका क्या कहलाता है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहलाती है। या ऐसा बोल सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया कोई भी वक्र, चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया कोई भी वक्र हमारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करता है, और उस पर स्थित स्पर्श रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है बच्चों, इतना याद रखिएगा। अब देखते हैं इसमें प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। सदैव अगर मैं यहाँ पे नॉर्थ पोल रखूंगा, तो नॉर्थ पोल अगर रखूंगा तो इस चुंबक के कारण ये क्या करेगा, ये परीक्षण आवेश है, तो नॉर्थ उत्तरी ध्रुव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। तो हमेशा जो धाराएं होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, वो क्या होती है, निकलती है कहाँ से, नॉर्थ से, प्रतिकर्षित होती है। और साउथ में अगर मैं रखूंगा, यहाँ रखूंगा, तो क्या होगा, ये आकर्षित होगा, तो परीक्षण आवेश इधर आकर्षित होगा। मतलब इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है सबको अच्छे से? ये डायरेक्शन बन जाएगा बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन बन जाएगा। समझ में आ रहा है? और अगर बाहर और है तो ये ऐसा बन जाएगा, देख लीजिए। अगर उधर और कोई है साउथ पोल तो कुछ ऐसा बन जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर इधर से कोई है तो इधर से क्या होगा, आते हुए दिखेगा आपको कुछ इस प्रकार, साउथ में आता है और नॉर्थ से जाता है। समझ में आ गया? अब देखिए, यही घूम करके हमारा, यही जो है घूम करके, देखो बच्चों क्या होगा, आप बड़ा केयरफुल इस ढंग से समझिएगा, ये ऐसा, ठीक है, देखिएगा, ध्यान से देखेंगे सब लोग, ये और ये आ जाएगा ऐसा, ये समझ में आ रहा है? नॉर्थ से निकलता है और साउथ में आकर के चला जाता है इस प्रकार। और यहां हमारा हो जाएगा, नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में चला जाएगा इस प्रकार से, इस प्रकार, ठीक है। और यहां हमारा हो जाएगा बच्चों, इसको ऐसा बना दे तब ज़्यादा उचित रहेगा और सही रहेगा, क्या, कुछ इस प्रकार से। ये लीजिए, समझ में आ गया? तो ये है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अगर इसका एक स्पर्शज्या बनाओ, ये स्पर्शज्या टेंजेंट है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है, डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो हो जाएगा। अगर इसको सिंगल दिखाना चाहते हो तो कुछ ऐसा बना लो। सिंगल अगर दिखाना चाहते हो आप तो इस प्रकार इसको दिखाया जा सकता है। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है। तो नॉर्थ से निकलते हुए हमेशा इस प्रकार, और साउथ में आते हुए
ऐसे इस प्रकार शो किया जा सकता है। ठीक है, ज्यादा नहीं बनाएंगे, बस इतना सफिशिएंट है। समझ में आ गया। अब इसके कुछ गुण देखते हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं। चलिए कहां पे बनाए, इधर देख लीजिए। ओके स्टूडेंट, देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसमें। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर हमेशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, पहला नंबर याद रखिएगा, एकदम अच्छे से याद रखिएगा। एवं अंदर में हमेशा दक्षिणी ध्रुव से कहाँ रहती है, उत्तरी ध्रुव की ओर रहती है। अंदर में दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर और बाहर में उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, पहला कंसेप्ट। दूसरा क्या है ये सुनिए, सेकंड नंबर, चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया स्पर्श रेखा सदैव चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया स्पर्श रेखा सदैव चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को प्रदर्शित करता है। दो हो गया बच्चों। ठीक है, बाहर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बाहर नॉर्थ टू साउथ, अंदर साउथ टू नॉर्थ। ठीक, टेंजेंट ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। तीसरा टर्म्स क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। समझ में आ गया। सपोज आपको क्वेश्चन आ गया कि ये एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, तो आप ऐसा जवाब दे सकते हैं, यदि ये एक दूसरे को काटती है, किसी बिंदु पर काटती है, सपोज करो ये ऐसा ये इस प्रकार काटती है, मान लो बच्चों काट रही है एक दूसरे को, तो ये क्या होगा, यहाँ मेरा जो दिशा होगा, टेंजेंट अगर खींचूंगा तो एक टेंजेंट मुझे इधर मिल जाएगा। ठीक है, एक टेंजेंट मुझे इधर मिल जाएगा, मतलब एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर हो जाएगी और एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर हो जाएगी। तो कभी भी चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है, इसलिए ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काट सकती। ठीक है, और इसी को ऐसा पूछ दिया कि उसकी दो दिशाएं कैसे नहीं, क्यों नहीं होती है, तो आप बता देना कि कभी काटती नहीं है, इसलिए नहीं हो सकती, मतलब एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, तो ये तीसरा हो गया। चौथा क्या है बच्चों, ये देखो, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं भी बोलते हैं इसको, चुंबकीय बल रेखाएं सघन होती है। ये देखिए, यही कारण है कि ये देखो यहां से क्या हो रही है, यहां पे आ रही है, तो सबसे ज्यादा सघन यहाँ है, यहां से निकल रही है, इसलिए सबसे ज्यादा सघन यही है, यहाँ है। यही कारण है कि ध्रुवों पर हमारा जो है उसकी शक्ति ज्यादा होती है, यहाँ आकर्षण का गुण ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो क्षेत्र रेखाएं हैं वह क्या होता है, सघन पाया जाता है। बल रेखाएं क्या होती है, सघन पाया जाता है। तो क्या मैं बताया बच्चों, सघन होगा तो वो क्या होगा, हमारा तीव्रता अधिक होगी, और विरल होगा तो तीव्रता कम होगी। समझ में आया। पांचवा है बच्चों सिकुड़ना का मतलब क्या है, ये सुनो, ये बल रेखाएं हमेशा सिकुड़ने का प्रयास करती है, कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ने का प्रयास करती है। यही कारण है कि विजातीय ध्रुवों में आकर्षण पाया जाता है। समझ में आ गया। ठीक, अब देखते हैं विद्युत बल रेखाओं और चुंबकीय बल रेखाओं में कम से कम 3 अंतर, और ज्यादा अंतर भी नहीं है, 3 ही अंतर है, और समानता तो ढेर सारी है। समझ रहे हो, दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटती, समझ रहे हैं, और बहुत सारे सेम जो है दोनों में। तीव्रता सघन है तो तीव्रता ज्यादा है, ये भी सिकुड़ने का प्रयास करता है, तो समानता है, 5 समानताएं लिख सकते, लेकिन इनमें डिफरेंट 3 देखिए, 3 डिफरेंट मैं बता रहा हूं आपको। क्या, विद्युत बल रेखाएं एक साइड लिख लेंगे और दूसरे साइड लिख लेंगे चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, तो क्या होता है, फर्स्ट देखिए बच्चों, दोनों में डिफरेंट क्या है। विद्युत बल रेखाएं सदैव क्या होता है, केवल एक ही दिशा में गमन करता है, किंतु मतलब इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। चुंबकीय बल रेखाएं, इसको पहले बता देता हूं मैं, चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती है। बंद वक्र बनाने का मतलब क्या है, ये नॉर्थ से चलती है साउथ की ओर, बाहर चुंबक में बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर चलती है, और चुंबक के अंदर कहां से चलती है, साउथ से नॉर्थ की ओर चलती है। मतलब ये क्या बन गया बच्चों, एक बंद वक्र बन गया ऐसा। जबकि विद्युत बल रेखाएं जो है खुला वक्र बनाती है। खुला वक्र कहने का अर्थ है, अगर ये प्लस क्यू आवेश है तो हमेशा बाहर की ओर जाएगी, और कहां तक जाता है, अनंत तक जाता है, अनंत तक। और यदि ऋण है
तो ये क्या करेगा, यहीं से किसी आवेश आता है या अनंत से इसमें आकर समाहित हो जाता है, लेकिन ये कोई बंद वक्र नहीं बनाता है, याद रखिएगा। सेकंड दूसरा है बच्चों, ये जो रेखाएं हैं, विद्युत बल रेखाएं, यह किसी चालक के अंदर उपस्थित नहीं होती, चालक के अंदर उपस्थित नहीं होती, चालक के अंदर अनुपस्थित होती है। क्या होती है? अनुपस्थित, अपसेंट रहती है। जबकि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है वो क्या होती है? उपस्थित रहती है, उपस्थित होती है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड कुछ ऐसा है कि ये सदैव चालक के लंबवत होता है। चालक के क्या होता है बच्चों? लंबवत होता है। सपोज मेरे पास एक चालक है तो चुंबकीय बल विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? हमेशा उसके लंबवत होती है, ठीक है, जिसको हम फ्लक्स कहते हैं। और जबकि ये आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंट है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या देखेंगे? अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बस एक दो टॉपिक बस कराऊंगा, एक ये और इसके बाद निरक्षीय स्थिति, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, कैसे निकालना है? वेरी सिंपल है। यदि आपने विद्युत पढ़ रखा है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में, तो ये फिर कुछ है ही नहीं। चलो देखते हैं, फिर भी देख लेते हैं क्या है बच्चों। अक्षीय स्थिति में कब कहते हैं? जब, इसको साउथ मान लेते हैं, इसको नॉर्थ मान लेते हैं, ठीक है। जब आपका कोई बिंदु चुंबकीय अक्ष के, चुंबकीय अक्ष में बताया हूं क्या होता है, चुंबकीय अक्ष के बढ़ाए हुए दिशा में, जब कोई बिंदु चुंबकीय अक्ष के बढ़ाए हुए दिशा में किसी बिंदु पर स्थित हो, तब हम इसको बोलते हैं चुंबकीय अक्षीय स्थिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षीय स्थिति। अब आपको वर्णन ऐसे करना है, माना NS एक दंड चुंबक है जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2L है। क्या है बच्चों? 2L है, जिसके बिंदु O से D दूरी पर एक बिंदु P रखा गया है। क्या रखा गया है? P, जिस पर परीक्षण आवेश याद आ रहा है, परीक्षण ध्रुव N, क्या? नॉर्थ, उत्तरी ध्रुव को रखा गया। मतलब यहाँ पे क्या रखा हम लोग ने? N को रखा है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर, ठीक है, रखा गया है। इतना समझ में आ गया? माना कि इस चुंबक का ध्रुव प्राबल्य M है। मैं अब QM नहीं लिख रहा हूँ, प्लीज सॉरी भी बोलता हूँ आपको, अंतर नहीं है दोनों में, एक बात याद रखिए भाई। मेरा नाम क्या है इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता यार, मेरे काम से फर्क पड़ता है। समझ में आ रहा है? आप सबको पता है, इसको मैं अगर 2D लिख दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको मैं L लिख दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, R लिख दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या नहीं ना पड़ेगा भाई। आपको पता है कि 2D हमारा हमेशा प्रभावकारी लंबाई है, ये 2D लिखोगे तो भी प्रभावकारी लंबाई होगा, 2L लिखोगे तो भी प्रभावकारी लंबाई होगा। तो सपोज करते हैं बच्चों, इसका ध्रुव प्राबल्य, माना कि ध्रुव प्राबल्य M है। क्या है? M है। तब याद रखिएगा, N ध्रुव के कारण, तब N ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मुझे बता दो भाई, सबको पता है क्या होता है। इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी बच्चों, उसको मैं मान लेता हूं B1। क्या मान लिया? B1, ठीक है। B1 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा μ0/4 पाई M डिवाइडेड बाई D स्क्वायर। क्या होता है? D स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, पहले सूत्र लिख देते हैं हम लोग, ठीक है, सूत्र लिख देते हैं, तब आपको अच्छे से याद रहेगा। क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र? μ0/4 पाई, ठीक है,
म्यू नॉट बाई 4 पाई m डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर होता है। इसमें आप कंपेयर कीजिएगा तो b1 हो जाएगा n के कारण, ठीक है। और इसके कारण क्या हो रहा है बच्चों, इसको ध्यान से समझना। इसके कारण क्या हो रहा है, वो प्रतिकर्षित होगा। भाई ये नॉर्थ पोल है, वो भी नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ से नॉर्थ पोल क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। मतलब इसके कारण हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी ये हो जाएगी b1। चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होगी वो क्या होगी, n से p की ओर b1 होगी। आप लिख सकते हो इसको, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता n से p की ओर क्या होगा, b1 होगा, ठीक है। अतः b1 दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई m डिवाइडेड बाई, बच्चों डी स्क्वायर की जगह में क्या रखना है आपको, थोड़ा केयरफुली रहेंगे ना, केयरफुली एकदम। क्या हो रहा है हमारा, कहाँ से लग रहा है इसको देखिए, कहाँ से कर रहे हो, कहाँ लग रहा है ये देखिए, यहाँ से यहाँ। इसकी दूरी क्या हो जाएगी बता दो मुझे, पूरा इतना में से कंप्लीट डी में से बच्चों इतना को मैं घटा दूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा, इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, मेरी बात को समझ रहे हैं। ये क्या है, इतना लंबाई है हमारा L, इतना लंबाई क्या है बच्चों L, और ये भी क्या है L है। यहाँ तक की अगर मैं बात करूँ तो L है। पूरा D में से आप क्या करो, D में से इतना में से क्या करेंगे, सॉरी मुझे इतना का वैल्यू निकालना है, तो इतना का वैल्यू क्या है D माइनस L, तो क्या हो जाएगा D माइनस L। या आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, बता रहा हूँ मैं, क्या लिख सकते हो, NP स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, NP स्क्वायर, वेयर NP इज इक्वल टू, हम सबको पता है NP बराबर हो जाएगा बच्चों OP माइनस ON, OP माइनस ON, वेयर NP दैट इज इक्वल टू, OP का वैल्यू है हमारा, OP का वैल्यू है D माइनस ON का वैल्यू है L, ठीक है। तो इस वैल्यू को रखेंगे हम, कहाँ रख देंगे, यहाँ। तो b1 इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई m डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बोलिए, d माइनस एल का होल स्क्वायर। आ गया इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार इस ध्रुव के कारण बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, देखो ये क्या करेगा, उसको आकर्षित करेगा, क्योंकि वो नॉर्थ ध्रुव है और ये क्या साउथ है, आकर्षित करेगा, तो ये हो जाएगा B2, ठीक है। क्षेत्र की क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा हम लोग का, N से S की ओर B2 है, क्या है, B2 है। तो B2 है तो हमारा ये हो जाएगा, निकल के आ जाएगा B2 दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई m डिवाइडेड बाई, ये देखिए इस यहाँ से यहाँ तक है, N से P तक, तो ये हो जाएगा हमारा SP स्क्वायर। अब SP इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ, SP इज इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं SO प्लस OP लिखा जा सकता है। तो इस वैल्यू को जब रखेंगे बच्चों, SO का वैल्यू है L प्लस OP का वैल्यू है हमारा D है, हो गया। तो इस प्रकार आप रख सकते हो B2 दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई m डिवाइडेड बाई L प्लस D का होल स्क्वायर, रख दिए। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 आ गया भाई। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, इसको मिटा रहा हूं बच्चों। देखिए क्या आया है, ये देखो आप, B2 का वैल्यू आ गया। सबको पता है चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो B1 की ओर है, उधर ज़्यादा है, इसके कारण वो प्रतिकर्षित ज़्यादा हो रहा है, इसके कारण आकर्षित कम हो रहा है, क्योंकि दूरी ज़्यादा है और दूरी के साथ क्या हो रहा है, दूरी के साथ कम हो रही है, समझ में आ रहा है। तो हमारा चूंकि B1 इज ग्रेटर देन B2, अतः परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B दैट इज इक्वल टू B1 माइनस B2। अब B1 का वैल्यू क्या था बता दो मुझे, म्यू नॉट बाई 4 पाई m डिवाइडेड बाई था बच्चों
डी माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस कीजिए म्यू नॉट बाई 4 एम डिवाइडेड बाई डी प्लस एल का होल स्क्वायर। कहाँ से रख दिए? अरे भैया वैल्यू उठा के पटक दिए वहाँ, और क्या, इक्वेशन 1 और 2 से। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, अब देखिए तो b इज इक्वल टू कॉमन क्या है, जितने भी कॉमन उनको बाहर निकाल दीजिए। 4 पाई m कॉमन निकल गया, अंदर में क्या बच जाएगा 1 अपान डी माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1 अपान डी प्लस एल का होल स्क्वायर हो गया। तो b इज इक्वल टू हो जाएगा प्यारे बच्चों म्यू नॉट बाई 4 पाई और m बाहर निकाल दो, अंदर में बच जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और ओपन भी कर देंगे। कैसे भाई? होल स्क्वायर में खोल दीजिए, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2dl हो गया 2dl। अब इसको माइनस, देखो यहाँ माइनस है तो माइनस, इसको भी ओपन कर दीजिए, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2dl। फॉर्मूले को ओपन कर दिया ना, और कुछ नहीं किया हूँ मैं बस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, सॉरी डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और डी स्क्वायर प्लस सॉरी डी एल का होल स्क्वायर। इतना चीज़ समझ में आ गया आपको अच्छे से? अब आगे देखते हैं। अब इसका कोई रोल नहीं रह गया। देखो बच्चों क्या हो जाएगा अब क्या हो जाएगा, इधर देखो, ये हो जाएगा b दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई m। क्या क्या कट रहा है इधर देखो, पहले एक बार ओपन कर लो उसको, जल्दबाजी क्या है, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 2dl। अब माइनस हो जाएगा, ये दोनों जो प्लस में हो माइनस और माइनस में हो प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2dl। और नीचे में एक फॉर्मूला जनरेट हो रहा है, ये देखो आप, a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब क्या है ये समझो इस चीज़ को, a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर मैं बाहर निकाल देता हूँ। तो बच्चों ये बन जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, दोनों को होल स्क्वायर बाहर निकाल दिया। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, और ये हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। मतलब ये क्या चीज़ दिया है यार, d माइनस एल दे रखा है, तो ये डी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया रे मेरे भाई? देख लेना एक बार, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अब देखिए b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई m। अब देखिए d से d कैंसिल आउट, l से l कैंसिल आउट, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4dl डिवाइडेड बाई, इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अब क्या देखो एक चीज़ जादू, कैसे, ये देखिए म्यू नॉट बाई 4 पाई m है, इसको मैं लिख सकता हूँ इंटू टू, ये देखो बच्चों, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 4 को लिख सकता हूँ कि नहीं? इस 2 के साथ, एक 2 के साथ d को रख दो, 2d रख देते हैं, और एक 2 के साथ l है और m है। अरे कुछ नहीं है मेरे भाई, देखो DML ये तीनों मल्टीप्लाई में है, तो DLM मल्टीप्लाई में है, और 4 है तो 2 दूनी 4, वो भी मल्टीप्लाई में है, तो कर सकते हैं ऐसा। तो फाइनली हमको जो मिलेगा वो कुछ ऐसा मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? ये देखिए b दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक, 2d कैपिटल M डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या कर दिए सर, क्या कर दिए आप, हैं क्या कर दिए, कैसे कर दिए? हाउ इट इज़ पॉसिबल दैट, तो कैसे पॉसिबल नहीं है? अरे भाई ये देखो क्या चीज़ है, द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे शो करते हैं? P से, और P इज इक्वल टू किसी एक आवेश और उस द्विध्रुव के प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। कौन? द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट। वैसे यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है मैग्नेटिज्म का, मैग्नेट का, वो होता है उसके एक ध्रुव प्राबल्य और उसके प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल के। तो m इज इक्वल टू होता है डाइपोल मोमेंट जो होता है मैग्नेट का, वो होता है बच्चों हमारा 2l या m इंटू 2l, जहाँ पे m हमारे स्मॉल m जो है वो ध्रुव प्राबल्य है और कैपिटल M द्विध्रुव आघूर्ण है। तो ये देखिए, ये देखो
2LM, इसके जगह में क्या रख दिया, कैपिटल M रख दिया। ठीक है, अब देखिए यदि बच्चों, यदि क्या, यदि L इज लेस देन D, मतलब कि जो प्रभावकारी लंबाई हो बहुत कम है उस बिंदु की दूरी की तुलना में, तब के केस में क्या हो जाएगा हमारा, तब के केस में हमको निकल के आएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2DM डिवाइडेड बाई 2DM डिवाइडेड बाई D स्क्वायर माइनस 0 होल स्क्वायर। ये 0 नहीं होता है लेकिन नगण्य 0 के बराबर होता है, इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, 0 ही मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है बच्चों, 2DM डिवाइडेड बाई D टू द पावर 4। अब एक D से एक D कैंसिल आउट कर दीजिए तो 3 बच जाएगा, तो B इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2M डिवाइडेड बाई D क्यूब। और इसका मात्रक क्या होता है भैया, टेस्ला, ठीक है, एक टेस्ला एक हो गया, आपका होता है बच्चों वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, गाउस होता है, ठीक है, और क्या बताया, 3-4 और बताए हूँ, ऑर्स्टेड होता है, और न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं निरक्षीय स्थिति में। ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं, देखते हैं निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति में मैं आपको एक बात बताऊं, बोलूं, प्लीज, मेरा एक रिक्वेस्ट है छोटा सा आपके लिए, ठीक है, क्या है बच्चों, ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, दिख रहा है, उस आई बटन को दबाना। मैं निरक्षीय स्थिति को नहीं पढ़ा रहा हूं यार, रीजन क्या है, सेम टू सेम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में जैसे ज्ञात करेंगे, अभी आपने अक्षीय स्थिति को देखा, सेम टू सेम है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुसार कि जैसे, उसी प्रकार सेम टू सेम बनेगा। तो प्लीज़ वह एकदम बेहतरीन तरीके से समझाया गया है, फिर उसी चीज़ को रिपीट करूंगा। सिर्फ मैं क्या करूंगा पता है, क्यू के जगह में लूंगा M, आवेश की जगह में ध्रुव प्राबल्य स्मॉल m लूंगा, P के जगह में कैपिटल P, द्विध्रुव आघूर्ण की जगह में डायपोल मोमेंट की जगह में मैं कैपिटल M लूंगा, A B एक द्विध्रुव है जिस पर Q1 Q2 आवेश है, उसकी जगह में क्या लूंगा, NS एक दंड चुंबक लूंगा, बस बात खत्म है और कुछ नहीं है भाई। प्लीज ऊपर आई बटन दबाओ और जाओ यार, देख लो, रिक्वेस्ट है, और खुद बनाओ, ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो, मैं समझाता हूँ आपको थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें बच्चों निरक्षीय स्थिति में हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है B इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, और आपका आएगा M डिवाइडेड बाई D क्यूब टेस्ला, ठीक है। तो एक चीज बताओ, इसमें ये किसके लिए, निरक्षीय स्थिति के लिए है, और अक्षीय स्थिति के लिए क्या आया था, अक्षीय स्थिति के लिए जो आया है बच्चों वो आया है मेरा B, इसको एक कम करते हैं, निरक्षीय स्थिति के लिए है, ठीक है, निरक्षीय स्थिति लिख देते हैं यहाँ पे छोटा सा, निरक्षीय, ये आया है बच्चों अक्षीय के लिए, तो अक्षीय बराबर आया है मेरा म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, और 2M डिवाइडेड बाई D क्यूब टेस्ला। आया है कि नहीं आया है। इसी प्रकार मैं आपको यही बता देता हूँ, जब आप विद्युत क्षेत्र में देखोगे तो वो क्या आएगा पता है, E अक्षीय के लिए आएगा, तो अक्षीय के लिए क्या लिख रहेगा पता है आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q डिवाइडेड बाई, Q नहीं रहता है, Q नहीं रहेगा, यहाँ आएगा अक्षीय स्थिति के जब निकालोगे तो 2P आएगा, क्या आएगा 2P डिवाइडेड बाई, अगर दूरी को आपने R लिया है तो वहाँ पे आएगा R क्यूब, ठीक है बच्चों। और E निरक्षीय स्थिति के लिए जो निकालेंगे, निरक्षीय स्थिति के लिए वो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाई R क्यूब। अब बताओ मुझे क्या डिफरेंट है दोनों में, सेम टू सेम निकालने का तरीका भी वही है और फॉर्मूला भी वही है। अब देख लेते हैं कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, अगर उसको बना नहीं रहे हैं तो कुछ चीज़ें देख लेते हैं एडवांस जानकारी प्लस, क्या चीज़, दोनों में तुलना। देखो बच्चों, तुलना कैसे निकालेंगे, अगर मैं इसको अक्षीय निरक्षीय में निकालता हूँ तो अक्षीय बटे निरक्षीय कर दो, क्या कर दो, अक्षीय बटे निरक्षीय, B निरक्षीय, मतलब समीकरण 1/2 कर देते हैं,
इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दिए, 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दिए, तो निकल के क्या आएगा, पूरा का पूरा सब वैल्यू कट जाएंगे, ये कट जाएगा, डी से डी क्यूब कट जाएगा, एम से एम कट जाएगा, आएगा क्या 2, मात्र बच क्या आ जाएगा 2 बचेगा। तो अक्षीय बी अक्षीय बराबर होता है बच्चों 2, इसको इधर ले जाएंगे तो बी निरक्षीय। ठीक है, ये आता है कभी आ जाता है 1-2 नंबर में, ठीक है, छोटे एग्जाम्स में आ जाता है, तो ये होता है। ओके, अब देख लेते हैं दोनों में डिफरेंट, किनमें, अक्षीय और निरक्षीय में 3 डिफरेंट देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर क्या है ये सुनो। पहला नंबर, अक्षीय स्थिति में जो जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाती है वह दंड चुंबक के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित होता है, जबकि निरक्षीय स्थिति में जो जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाती है वह दंड चुंबक के लंबवत होता है। ठीक, दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा कुछ ऐसा है कि अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के दुगना होता है, 2 हो गया। तीसरा होता है कि चुंबकीय क्षेत्र में अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है, डायरेक्शन होती है, वो क्या होता है, वो ये होता है। देखो मैं बताया था आपको, एस यहाँ बनाया था, एन यहाँ बनाया था और यहाँ पे कोई पी बिंदु लिया था, इसकी परीक्षण आवेश ये थी, ठीक ही नहीं। तो ये जो है एन है, नॉर्थ है, तो ये कहाँ आएगा, साउथ की ओर आएगा, इसके कारण बढ़ाया हुआ ये था और ये था, तो बच्चों ये जो है आकर्षित होगा और इधर आएगा। तो इसमें हमारा जो होता है अक्षीय स्थिति में जो होता है वो एन से कहाँ की ओर होता है, एन से एस की ओर होता है, जबकि निरक्षीय स्थिति में हमारा होता है एस से एन की ओर होता है। तो ये 3 बेसिक डिफरेंट हो गए। ओके, तो फिर आज के क्लास में बस इतना ही करते हैं और फिर कल के क्लास में फिर मिलेंगे आप सभी से। ठीक है, तो बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।